एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए एमएस एक्सेल है क्या। अगर आप देखेंगे नॉर्मल सूरत में, अगर आप हिसाब किताब रखना चाहते हैं, चाहे घर में हो या कोई बिजनेस में हो, तो आप प्रेफर करते हैं कि आपका जो डेटा है, आपका जो हिसाब किताब है, वो रोज़ एंड कॉलम्स की सूरत में रहे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अगर आपने डेटा यहाँ से रिट्रीव करना हो, अगर आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करनी होगी इस हिसाब किताब से, तो यहाँ आपको इजी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। इसी वजह से ही डेटाबेस जो है, रोज़ एंड कॉलम्स, इसी वजह से ही वजूद में आए, ताकि इजी रिट्रीवल हो जाए डेटा की। और अगर आपने अपडेट भी करना है डेटा, तो आसान हो जाता है आपने ये डेटा अपडेट करना। ठीक है, ये जो आप रोज़ एंड कॉलम्स में डेटा रखते हैं, इसको आप लेमैन लैंग्वेज में खाता कहते हैं। ठीक है, तो खाता बुक जो आपने एप्लीकेशन देखी है, वो इसी का एनालॉग है। तो खाता बुक आपके पास जो रहता है, चाहे वो बिजनेस में रहता है, चाहे वो घर पे रहता है, इसमें हम जो है हिसाब किताब रखते हैं। क्लियर? इसी का एनालॉग वर्जन अगर हम इसको कंप्यूटर में देखें, अगर हम इसका कंप्यूटर वर्जन देखें, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इसको प्रेजेंट करें, तो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, तो काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे विदाउट पेपर, तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। अगर हम पेपर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम खाता कहते हैं या खाता बुक कहते हैं। क्लियर? तो यही है, काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। देखिए, हम स्प्रेडशीट जो मैंने आपको बताया, तो खाता को हम कहते हैं स्प्रेडशीट, जिसमें हम डेटा हम रोज़ एंड कॉलम्स की सूरत में रखते हैं। तो क्या है आपका एमएस एक्सेल? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जहाँ पे आप हिसाब किताब रख सकते हैं, जहाँ पे आप डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स में रख सकते हैं, उससे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है? कंप्यूटराइज्ड एनालॉग्स ऑफ पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट्स। जो आप पेपर में वर्कशीट्स बनाते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स में डेटा रखते हैं, उसी का कंप्यूटराइज्ड वर्जन जो है, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ एमएस एक्सेल क्या है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ फादर ऑफ एक्सेल, क्योंकि एक्सेल का जो बानी है, एक्सेल के जो फादर है, वो चार्ल्स सिमोनी को ही माना जाता है। अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था, चार्ल्स सिमोनी का भी कंट्रीब्यूशन है एमएस वर्ड में, और एक्सेल में भी कंट्रीब्यूशन है चार्ल्स सिमोनी का। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एक्सेल, तो चार्ल्स सिमोनी को आपने टिक करना है। ठीक है, अच्छा, एमएस एक्सेल जो है, इसको कभी कभी मल्टीप्लान भी कहते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स इसको लिखते हैं, कुछ बुक्स इसको लिखते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको मल्टीप्लान क्यों कहते हैं कभी कभी। हालांकि ये मल्टीप्लान से थोड़ा सा अलग था, लेकिन फिर भी इसको मल्टीप्लान कहते हैं कभी कभी। क्यों कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं कि एमएस एक्सेल को मल्टीप्लान कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स लिखते हैं। आगे आपको एक क्लियर हो जाएगा क्यों एमएस एक्सेल को मल्टीप्लान कहते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री की तरह जानेंगे और आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, 1969 में पहली बार एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वजूद में आया, जिसे लैनपार कहते हैं। लैनपार का फुल मीनिंग है लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एरे एट रैंडम। ठीक है, लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एरेज एट रैंडम। ये हमारे पास आया था 1969 में। दूसरे अल्फाजों में आप ये भी कह सकते हैं कि पहली बार स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जो आया था, वो लैनपार था, 1969 में आया था। लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए आया था। बिजनेस के लिए जो हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। तो 1969 में ये आया था। उसके बाद 1978 में इसका अपडेशन आया, वो आया विसिकैल्क। विसिकैल्क पहली बार आ गया एप्पल सेकंड पीसी के लिए। ठीक है, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जो एप्पल पीसी के लिए आया था। अगर आपसे पूछा जाए विच वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट फॉर एनी पीसी, तो वो आया था विसिकैल्क 1978 में, एप्पल सेकंड के लिए आया था। ठीक है, 1980 में सुपर कैल्क आया। सुपर कैल्क जो है, ये सर्कुलर रेफरेंसेस को सॉल्व करता था। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कुछ अलग अलग रेफरेंसेस होते हैं, तो इनकी कनेक्टिविटी को ये कनेक्ट करता था सुपर कैल्क। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इसमें डेटाबेस का हिंट था। आगे जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस और स्प्रेडशीट में क्या फ़र्क है। तो सुपर कैल्क कब आया था? 1980 में। देखिए, यहाँ तक तो सब ठीक था। 1982 में मल्टीप्लान वजूद में आया। मल्टीप्लान बहुत अच्छा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, ये बहुत ज़बरदस्त चला। ठीक है, तो मल्टीप्लान। इसके बाद 1983 में लोटस आया, लोटस 1 2 3। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर था। यहाँ तक लगभग ये भी जो भी सॉफ्टवेयर थे, ये सभी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर थे, यानी कि वो किसी न किसी कंपनी ने अपने लिए बनाए थे और वो पेड थे। ठीक है,
लोटस जब आया 123 1983 में, तो इसमें कुछ फीचर्स थे, ग्राफिकल फीचर्स थे, और मल्टीप्लान में भी कुछ बहुत ज़बरदस्त फीचर्स थे। इन दोनों को मिला के एक और सॉफ्टवेयर, एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वजूद में आया जिसे MS एक्सेल कहते हैं। इसी वजह से, इसी रीज़न से, क्योंकि MS एक्सेल में बहुत ज़्यादा फीचर्स थे मल्टीप्लान के ही, इसलिए इसको कभी कभी मल्टीप्लान कहते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि मल्टीप्लान और एक्सेल जो है अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी इसको इसके साथ जो है क्रोनोलॉजी में इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए क्या MS एक्सेल का पुराना नाम मल्टीप्लान है, आप कह सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन दूसरा ना हो। ठीक है, चलिए 1985 में MS एक्सेल वजूद में आया, MS एक्सेल 1.0। अगर आपको याद है, मैंने आपको कहा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जब सूट आया, उसमें पहली बार MS एक्सेल 2.0 आया था। याद है आपको? विंडोज़ के लिए आया था वो। ठीक है, लेकिन मैक के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला वर्जन जो आया था एक्सेल का, एक्सेल 1.0, ये 1985 में आया था। और एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैक के थ्रू। जो हमारा जो ये जो हमारे पास एप्पल की कंपनी है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ कि आप हमें MS एक्सेल तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल तक अब कोई भी सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी को नहीं दोगे, या किसी भी PC मैन्युफैक्चरर को कोई भी MS एक्सेल का वर्जन नहीं दोगे। इसलिए 2 साल तक आगे कोई भी MS एक्सेल का नया वर्जन नहीं आया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के लिए एक और एक्सेल का जो वर्जन है लेके आए। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं एक्सेल 2.0। इसीलिए जब मैंने आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पहला वर्जन था, उसमें 3 चीज़ें थी, एक तो विंडोज़ था, एक तो वर्ड था, एक तो एक्सेल था, एक पावर पॉइंट था। ठीक है, और उसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें एक्सेल 2.0 था। ठीक है, या कभी कभी अगर आपको पूछा जाए 2.05 भी कहते हैं, कुछ कुछ बुक्स कहते हैं 2.0, तो अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो है 2.05। अगर 2.0 भी होगा, वहाँ पे 2.05 ऑप्शन नहीं होगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो 1987 में ये ऑफिस सूट के लिए लेके आए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2.0, और इसके बाद इसका कारवां जो है आगे चलता रहा। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है वो है 16.0। ठीक है, या एक्सेल 2019 भी कह सकते हैं आपके। जिस तरह वर्ड में भी हमारे पास कौन सा वर्जन था, 16.0। हालांकि 2019 में इसका वर्जन एक्सपेक्ट करते थे इसका 17.0 आना चाहिए, क्योंकि 2016 में ऑलरेडी आया था 16.0, लेकिन इन्होंने इसका वर्जन नहीं बढ़ाया, बल्कि इसका वर्जन जो रखा 16.0 ही रखा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं किए गए थे। क्लियर? तो इसका लेटेस्ट वर्जन जो है एक्सेल का वो है 16.0 या एक्सेल 2019। क्लियर? चले, इसके बाद 2019 में इन्होंने एक्सेल जो लाया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, यानी कि स्मार्टफोन वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं जिनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो एंड्रॉयड के लिए भी लेके आए ये MS एक्सेल एंड्रॉयड के लिए भी आया 2019 में, सितंबर 2019 में। और उसके बाद ये आया किसी एप्पल आईफोन जो है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आईफोन्स के लिए, उनके लिए भी इन्होंने एक वर्जन दे दिया MS एक्सेल का, वो आया 2019 में हमारे पास। ठीक है, ये थी कुछ कहानी MS एक्सेल की, ब्रीफ हिस्ट्री। आपको ये जाननी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया तो अब आपको ये क्रोनोलॉजी याद रहेगी, यहाँ पे आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अब देखिए, ये जो आपके पास MS एक्सेल है, पहले हम देखते हैं MS एक्सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू। देखें, ये है हमारे पास MS एक्सेल का ओवरव्यू। जिस तरह आपके पास वर्ड था, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास रिबन है, यहाँ पे कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस बार है, यहाँ पे आपके पास वर्किंग एरिया है। ये सब बिल्कुल वैसा ही, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपने याद रखना, यहाँ पे हमारे पास ये जो टैब्स है, हमने इन टैब्स को देखना है। यहाँ पे हर एक टैब में जाके हम उन ग्रुप्स को याद नहीं रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा डीप जाएगा। लेकिन वर्ड में उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वर्ड में हमने वो डिस्कस किया, यहाँ पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ही आपने ओपन किया तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास MS एक्सेल का जो विंडो है, यहाँ ये आपके पास वर्किंग एरिया है। ठीक है, और जब ये आपके पास आता है तो अब आप देख लीजिए, इसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी हैं। देखें, जो ही आप इसको ओपन करते हैं तो जिस तरह वर्ड में इसका डिफ़ॉल्ट नाम जो आता था वो डॉक्यूमेंट 1 आता था। अगर आप सेव नहीं करते, अगर आप डायरेक्टली सेव करते, उसमें एडिट नहीं करते, तो उसमें डॉक्यूमेंट 1 आता है, लेकिन यहाँ पे बुक 1 आता है इसका डिफ़ॉल्ट नेम। आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसमें जो, अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे
तो अपने नाम से सेव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका नाम क्या, डिफ़ॉल्ट नाम क्या रहता है, बुक 1। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या था, वर्ड का क्या था, .doc था 2007 तक, 2007 और 2007 के बाद आया था .docx। इसी तरह इसमें XLS था 2007 तक, 2007 और 2007 से आगे XLSX। ठीक है, मैंने आपको बोला था XML वर्जन इसमें इंट्रोड्यूस किया था 2007 और 2007 से आगे। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 2007 के बारे में बताएं, तो 2007 का जो वर्जन है उसमें भी एक्सटेंशन क्या है, XLSX। अगर आप बाइनरी के लिए देखेंगे तो उसमें इसका वर्जन है XLSB। ठीक है, वर्ड में भी उसमें .docb लिख सकते हैं आप उसका वर्जन, तो माइक्रोज के लिए XLM इसका वर्जन है। ठीक है, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके नज़र में होनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, कैसे आप ओपन करेंगे MS एक्सेल को, बिल्कुल वही तरीका है। आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, अपने कंप्यूटर के लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में आप एक स्टार्ट बटन देखेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स में आपके पास बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स आ जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस सूट में रहते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपने MS एक्सेल पे क्लिक करना है और MS एक्सेल विंडो आपके पास आ जाएगा, जो हमने नीचे विंडो देख ली। ठीक है, इसी तरह आपके पास और एक ऑप्शन है, आप विंडोज़ की जो आपके पास रहती है इस तरह से, जो आपके कीबोर्ड पे रहती है उस पर क्लिक करेंगे और साथ साथ R प्रेस करेंगे, विंडोज़ प्लस R। जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास रन डायलॉग बॉक्स आएगा, तो वहाँ पे आप टाइप करेंगे excel.exe, तो आपका जो एक्सेल विंडो है आपके सामने आ जाएगा। या और एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली वहाँ नीचे सर्च बॉक्स रहता है, तो सर्च बॉक्स में आप डायरेक्टली एक्सेल टाइप कर सकते हैं और हिट कर सकते हैं एंटर को, आपके पास एक्सेल विंडो आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं ओपन करने की। इसी तरह डेस्कटॉप शॉर्टकट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रखना चाहें तो वहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्टली, फिर उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, या टास्क बार में आप शॉर्टकट रख सकते हैं। ठीक है, ये सभी तरीके हैं आपको MS एक्सेल ओपन करने के, बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा सीखने की बात नहीं है। चले, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट नाम तो क्या रहता है, बुक 1, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स रहते हैं, ये जो हमारे पास विंडो रहता है इसमें 3 वर्कशीट्स रहते हैं। बुक 1 अगर आपके पास होगा तो इसमें वो कितने वर्कशीट्स रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स रहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्कशीट्स रहते हैं, 3 वर्कशीट्स रहते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स रहते हैं। यहाँ जो रोज़ होते हैं हमारे पास, तो रोज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स से, और कॉलम्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, ABCD से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रोज़ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से, और कॉलम्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कॉलम्स को अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट या लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चले, अब देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है वर्कबुक, किसको कहते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं, मल्टीपल वर्कशीट्स को या कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम वर्कबुक कहते हैं। क्लियर, तो अगर आपसे पूछा जाए वर्कबुक क्या है, तो आप यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट्स कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, चले, ये तो आपको नॉर्मल में भी पता है, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो आपके पास एक वर्कबुक रहता है, उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक सेल रहते हैं जिससे हम कभी कभी कहते हैं एक्टिव सेल, करंट सेल, वर्किंग सेल। ठीक है, अच्छा, वो सेल कौन सी होती है, एक्टिव सेल कौन सी होती है, ये आपके पास वर्कबुक है। ठीक है, ये वर्कबुक है आपके पास, रोज एंड कॉलम्स। यहाँ हर एक सेल पे जब क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है, उसका बॉर्डर जो है वो बोल्ड हो जाता है। ठीक है, जिसका बॉर्डर बोल्ड होता है उसमें आप उस टाइम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, उसमें कुछ भी डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ, जिस सेल को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उससे हम कहते हैं एक्टिव सेल, या उसको करंट सेल कहते हैं, उसको वर्किंग सेल कहते हैं। क्लियर, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, एक्टिव सेल, करंट सेल या वर्किंग सेल, उस सेल को कहते हैं जिसमें अभी प्रेजेंटली काम चल रहा है। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे एक्सेल को ज़्यादा इसलिए प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे आप फॉर्मूलाज वगैरह डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और आप जो कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहें तो वो कैलकुलेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखें, अब आपने फॉर्मूला कैसे लिखनी है, आपके पास ये वर्कशीट है। ठीक है, इसमें रोज एंड कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस सेल पे जो है कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, देखें, ये आपके पास जनरल मेथड है फॉर्मूला यूज़ करने का। पहले आप लिखेंगे इक्वल साइन, उसके बाद लिखेंगे ऑपरेशन कौन सी करनी है, उसके बाद आप सेल, कौन से सेल से लेके कौन सी सेल तक का आपने ये
जो है ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सम करना है 5 6 या 6 सेल्स का, तो आप लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे सम, उसके बाद लिखेंगे A1 इज टू A3, ठीक है। यानी कि A1 से लेकर A3 तक जो भी कंटेंट है उसका सम मुझे निकाल के दीजिए, ये इस फॉर्मूला का मीनिंग है। इसी तरह एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, मिन निकाल सकते हैं। ये आपके मोस्ट यूज्ड जो यहाँ पे ऑपरेशंस हैं, ये 5 एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला बार भी रहता है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप फॉर्मूलाज ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जो है जनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं तो आप खुद भी इसमें लिख सकते हैं इक्वल टू साइन करके, और फिर ये तरीका अप्लाई करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे वर्किंग एरिया तक, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ये फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं। देखिए ये है आपका विंडोज़ जो आपके सामने आ जाएगा। जो ही आपने MS एक्सेल को ओपन किया, ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। ये आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है। यहाँ एक सेल जो सिलेक्टेड होता है, अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूँ तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, इससे हम कहेंगे करंट सेल या वर्किंग सेल या एक्टिव सेल, ठीक है। अच्छा अब देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टैब्स रहते हैं। होम रहता है, इंसर्ट रहता है, पेज लेआउट रहता है, ये हमारे वर्ड में भी रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रहता है फॉर्मूलाज रहता है, डेटा रहता है, रिव्यू रहता है और व्यू रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने याद रखना है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ठीक है, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ये 5 टैब्स आपने कितने हमारे पास है, 7 टैब्स आपने याद रखने हैं। इसमें हमने ज़्यादा ग्रुप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास रहता है ये बार, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है, या फॉर्मूला एरिया भी आप इसको कह सकते हैं। जो ही आप कोई फार्मूला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाएंगे आप इसमें, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज पे क्लिक करके आप कोई भी फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं, एवरेज के लिए, सम के लिए, ठीक है। कोई भी फार्मूला आप सेलेक्ट करते हैं, जो ही आप फार्मूला सेलेक्ट करेंगे वो फार्मूला इसमें आ जाएगा, इस फार्मूला बार में, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं डेटा को, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, उसको उसका एवरेज निकाल सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। ये सभी फार्मूलाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं MS एक्सेल में। क्लियर। तो ये है आपके पास MS एक्सेल विंडो। बाकी मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये हमने सारा पढ़ा है। टाइटल बार क्या है, क्विक एक्सेस बार क्या है, इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। देखें अब आप ने जो देखना है, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चार्ट्स, ठीक है। MS एक्सेल को इसलिए प्रेफर किया गया था। देखें 2 चीज़ें इसमें थी। एक जो आपके पास जो मैंने पहले बताया था, आपके पास मल्टीप्लान जो था सॉफ्टवेयर आया था, स्प्रेडशीट, और लोटस जो आया था। लोटस का ये फीचर था, इसमें ग्राफिकल फीचर आया था, लेकिन मल्टीप्लान में एक फीचर था चार्ट्स का, ठीक है। लेकिन एक्सेल में ये दोनों चीज़ें थी, इसलिए एक्सेल इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसमें चार्ट्स जो है, चार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए जो चार्ट्स है इसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखें इसमें हमारे पास कितने तरह के चार्ट्स होते हैं। एक है हमारे पास कॉलम चार्ट्स इन एक्सेल, दूसरा है लाइन चार्ट्स, इसके बाद पाई चार्ट्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है बार चार्ट, एरिया चार्ट है हमारे पास, तो स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास राडार चार्ट है। ये सभी चार्ट्स हम पढ़ेंगे एक एक करके, देखेंगे क्या होता है इसमें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा। मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको खाली बताऊंगा किस तरह होते हैं ये चार्ट, और आपने ये याद रखना है। इसमें अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको कर सकते हैं। देखें विजुअल बेसिस पे हम इनको करेंगे ताकि आपको याद रहे। ये हमारे पास है सबसे पहले कॉलम चार्ट। देखिए कॉलम चार्ट में हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास 2 बार्स रहते हैं, लेकिन ये बार्स जो हैं हॉरिजॉन्टल एक्सीस पे रहते हैं, याद रखें। कॉलम चार्ट में हमारे पास 2 बार्स रहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सीस पे रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी जो, अगर हम उनकी इंटेंसिटी देखें तो वो वर्टिकल बार पे हैं, कैटेगरीज हमारे पास किस पे रहती हैं, हॉरिजॉन्टल बार में। देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट के जो हमारे पास येलो कलर में है, ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीन कलर में जो है ये अलग सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस चार्ट को हम कहते हैं कॉलम चार्ट, जहाँ पे हमारे पास 2 बार्स रहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और हम जो है क्वांटिटीज़ को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन विच चार्ट क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, तो इसको आप डायरेक्टली टिक करेंगे कॉलम चार्ट। एक बार पूछा गया है SSB के द्वारा कि किस चार्ट में जो है 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है, तो वो कॉलम चार्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा
यहाँ पे ज़्यादा आपने याद नहीं रखता है, बस यही चीज़ें क्या किस चार्ट कोई कौन सा चार्ट किस तरह रहता है। इसके बाद हमारे पास रहता है लाइन चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है मार्क्स 0 से 25 तक। तो अगर आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ब्लू है, ब्लू कलर में एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, और दूसरा जो है दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो रेड कलर में है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन की सूरत में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स है 12, ठीक है, दूसरे के 14 है, तीसरे के 10 है। तो फिर हम इसको लाइन की सूरत में कनेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स में जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था यहाँ फिर हम इसको यूजिंग स्केल इनको कनेक्ट करते हैं, तो लाइंस की सूरत में ये बनता है, इसलिए इसको लाइन चार्ट कहते हैं। समझाइए आपको मेरी बात। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, उसके बाद उनको कनेक्ट करते हैं यूजिंग ए स्केल, और हमारे पास लाइंस बन जाती हैं, इसलिए इसको लाइन चार्ट कहते हैं। क्लियर? दो चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारे पास एक और चार्ट है जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो ये पाई चार्ट जो है, इसका ओवरऑल जो सर्कमफ्रेंस होता है, इसका ओवरऑल एंगल जो रहता है वो 360 डिग्री रहता है, ठीक है, 360 डिग्री। अगर आपने डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, अगर आपके एसएसबी वगैरह में जो आता है, 4th क्लास हो या ग्रेजुएट लेवल हो, उसमें ये रीजनिंग में पूछा जाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। देखिए पाई चार्ट जो इसका ओवरऑल एंगल रहता है वो 360 डिग्री एंगल रहता है, ठीक है। इसमें हम बाकी सभी क्वांटिटीज़ को फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइडिंग द एंगल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा क्वांटिटी जो है किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओवरऑल आपके पास 360 डिग्री है पूरा, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे इसमें कितना परसेंटेज जो है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पूरा एरिया है, तो इसमें कितना परसेंट जो है जो लिटरेट है, कितने परसेंट जो है इलिटरेट है, कितने परसेंट जो है मैट्रिक पास है, कितने परसेंट जो है जो ग्रेजुएट है, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इस चार्ट को, ठीक है। एक सर्कुलर चार्ट रहता है, उसमें हमारा ओवरऑल एंगल 360 डिग्री रहता है, और इसको हम परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं पाई चार्ट। क्लियर? समझे आपको ये बात? चले, इसके बाद हमारे पास जो एक और चार्ट रहता है वो है बार चार्ट। अब मुझे ये आपको क्यों समझाना है, क्योंकि मैंने आपको कॉलम चार्ट में बताया, वहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो रहती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सीस पे, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरीज रहती हैं बार चार्ट में वो वर्टिकल एक्सीस में रहते हैं। देखें, अगर आप देखेंगे यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज जो हैं ये वर्टिकल एक्सीस पे रहते हैं, ठीक है। और आपका जो मेजरिंग स्केल है वो रहता है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सीस पे। यही फ़र्क है बार चार्ट और कॉलम चार्ट में। तो कॉलम चार्ट में क्या रहता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सीस है उसमें कैटेगरीज रहते हैं, लेकिन बार चार्ट में जो कैटेगरीज रहती हैं वो वर्टिकल एक्सीस में रहते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट जो रहता है, यहाँ इंटेंसिटी जो रहता है वहाँ पे वर्टिकल एक्सीस में रहता है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सीस में रहता है। तो यही फ़र्क है बार चार्ट और कॉलम चार्ट के दरमियान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एरिया चार्ट, जहाँ पे हम एरिया की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एरिया की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं एरिया चार्ट। इसी तरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये नाम जानना ज़रूरी है। इसके बाद है हमारे पास स्कैटर चार्ट। देखिए स्कैटर चार्ट क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ब्लू में रिप्रेजेंट होता है, एक रेड में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइन ड्रा करने के लिए हम स्केल यूज़ नहीं करते, बल्कि हम फ्री हैंड इसको जो है कनेक्ट करते हैं। अगर हम फ्री हैंड इसको कनेक्ट करें तो इसको हम कहते हैं स्कैटर चार्ट, ना कि लाइन चार्ट। ये फ़र्क है, ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझाया था। तो इसको यहाँ पे हम स्कैटर चार्ट कहेंगे, अगर हम इसके लिए जो है लाइन जो स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, फ्री हैंड से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे। कभी कभी आपके पास ये इस तरह से भी रह सकता है, यानी कि आपने कनेक्ट नहीं किया, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, खाली पॉइंट्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इसमें लाइन की थ्रू कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, तो इसको भी हम स्कैटर चार्ट कहें। अगर आप इसको फ्री हैंड से कनेक्ट भी करना चाहेंगे तो फ्री हैंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कैटर चार्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद ये देखें, ये है, इसको हम कहते हैं स्टॉक चार्ट, ठीक है। सॉरी, इसको मैं लिखना भूल गया, इसको हम कहते हैं स्टॉक चार्ट, STOC स्टॉक चार्ट, ठीक है। स्टॉक चार्ट हमारे पास एक और तरह का चार्ट रहता है जो स्कैटर चार्ट ही रहता है, लेकिन स्कैटर चार्ट में हमारे पास जो है
हमारे पास अलग अलग दो लाइंस रहते हैं फ्री हैंड से जो हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमारे पास लो एंड और हाई एंड रहता है, ठीक है। एक वर्टिकल बार हम ड्रा करते हैं जहाँ पे हम दो सब्जेक्ट्स का देखें, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया मार्क्स, एक सब्जेक्ट का 12 मार्क्स आया है और जिसका ज़्यादा आया है उसका है 18 मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये इसको इस तरह से देखें, मैथ में इसके 12 मार्क्स आए हैं और इसके इंग्लिश में 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हाई एंड को हम अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और लो एंड को हम, जो हमारे पास लो इंटेंसिटी के मार्क्स हैं, उसको हम जो है दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इनको हम वर्टिकली एक छोटी सी लाइन से, छोटी सी बार से कनेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं, इस चार्ट को हम स्टॉक चार्ट कहते हैं, ठीक है। इस चार्ट को हम स्टॉक चार्ट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है राडार चार्ट। देखें, राडार चार्ट जो हमारे पास रहता है, ये रहता है एक स्पाइडर वेब की तरह, ठीक है। इस तरह से आपका स्पाइडर वेब रहता है ना, हेक्सागोनल फॉर्म में, जिसको हम छटकून भी कहते हैं ना, 6 कोन्स रहते हैं ना इसमें। तो ये आपके, ये अगर आप देखेंगे इसमें हमने स्पाइडर वेब बनाया हुआ है, ठीक है। स्पाइडर वेब की तरह बनता है ये। अब देख लीजिए आप इसमें, ये जो हमारे पास पहला हमने हेक्सागोन बनाया है, इसको हमने 5 रखा है इंटेंसिटी और इसके अंदर जो भी क्वांटिटी आता है उसको हम 0 लेते हैं। इसके बाद दूसरा दूसरे साइज़ का हमने हेक्सागोन बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, दूसरे साइज़ का जो है इसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह तीसरा हमने जो स्पाइडर वेब बनाया है, वो उसका हमने जो साइज़ रखा है वो 15 का रखा है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वाला है वो 20 का साइज़ हमने उस स्पाइडर वेब में, उस हेक्सागोन का रखा है। अगर आप देखेंगे तो अगर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है मार्क्स को स्टूडेंट्स के, तो हम इसी तरह से इनको कनेक्ट करके देखते हैं कि कहाँ पे फॉल करते हैं इस स्पाइडर वेब में, ठीक है। क्लियर? देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, आपको ये क्लियर दिखेगा। देखें, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये स्पाइडर वेब बना है ना, ये 20 वाला रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो है 15 वाला है, इसके अंदर जो है वो 10 वाला है, इसके अंदर जो है 5 वाला है। इसके अंदर जो आता है सारा डेटा अगर जो आएगा कोई भी, तो वो 0 ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, तो इसको हम कहते हैं राडार चार्ट। अगर आपसे पूछा जाए इन विच चार्ट द डेटा इज represented in the form of a spider web or data is formed in the is represented in the form of hexagons, तो उससे हम क्या कहेंगे, राडार चार्ट कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये कुछ चार्ट्स हैं हमारे पास जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। बाय नेम आपसे पूछे जाएंगे या आपको थोड़ा सा इसके बारे में पूछा जाएगा किस तरह रहता है इसका शेप वगैरह, इसलिए मैंने आपको इनके विजुअल्स ही दिखाए, वरना मैं आपको थ्योरेटिकल वो कुछ इसका कंटेंट बताता, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपने ये सभी चार्ट्स जो है याद रखने हैं, इसी तरह से विजुअल्स आपके सामने हैं, इस तरह से आपके ये सभी चीज़ें जो है क्लियर हो गई। ये हमारे पास है स्टॉक चार्ट, ठीक है। इसने आपने याद रखना है कि एक वर्टिकल बार ड्रा करते हैं हम और हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कनेक्ट करते हैं। अगर हम फ्री हैंड से कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स को, तो हमारे पास स्कैटर चार्ट बनता है। अगर हम लाइन की सूरत में करते हैं तो लाइन चार्ट बनता है। अगर हम एरिया की सूरत में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम एरिया चार्ट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास वर्टिकल में कैटेगरीज रहती हैं, वर्टिकल एक्सिस में, तो उसको हम बार चार्ट कहते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल में हमारे पास इंटेंसिटी रहती है या स्केल रहता है, उससे हम कहते हैं बार चार्ट। इसी तरह ये हमारे पास पाई चार्ट रहता है, इसका ओवरऑल जो है वो, अगर हम इसको परसेंटेज में इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ओवरऑल परसेंट 100 बनता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, या अगर आप इसको एंगल की सूरत में ले सकते हैं, इसका ओवरऑल एंगल 360 डिग्री रहता है क्योंकि ये सर्कुलर रहता है। इसी तरह आपके पास लाइन चार्ट जो है, यहाँ स्केल के थ्रू आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। और आपके पास सबसे पहला चार्ट जो हमने पढ़ा था वो है कॉलम चार्ट। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कैटेगरीज जो रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहते हैं और इंटेंसिटी या मेजरिंग स्केल जो रहती है वो रहती है आपके वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। ये थे कुछ चार्ट्स जो हमने पढ़ने थे MS एक्सेल में, जो कभी कभी आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पे SSB के दौरान, इसलिए मैंने सोचा इन चीज़ों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे कुछ शॉर्टकट्स कीज़ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ है, मैंने उन्हीं कीज़ को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ जो हैं एक्सेल में पूछने के ज़्यादा चांसेस है, और इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं एग्जामिनर हूं, तो मैं ये इन में से कोई शॉर्टकट की पूछूंगा जिन पे मैंने ये डबल स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले की देखते हैं। अगर आप प्रेस करेंगे Alt + Shift + F1 यानी कि हमारे पास फंक्शन कीज़ रहते हैं, तो इन 3 को अगर आप साथ में प्रेस करेंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। आपके पास अगर वर्कबुक है उसमें एक और वर्कशीट ऐड हो जाएगा।
डिफ़ॉल्ट 3 है उसमें। अगर उसमें ऐड करना चाहेंगे एक और वर्कशीट तो आप क्या करेंगे, Alt Shift F1 पे क्लिक करेंगे, सॉरी Alt Shift F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक और नया वर्कशीट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रेस करेंगे Alt Enter तो आप मूव करेंगे नेक्स्ट लाइन में एक सेल में। ठीक है, ये आपके पास पूरा वर्कशीट है। यहाँ पे आप एक सेल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, मगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखते लिखते आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है, लेकिन इसी सेल में। ठीक है, तो आप क्या प्रेस करोगे, Alt Enter। ठीक है, अगर Alt प्लस इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्मूला टू सम ऑल अदर सेल्स, तो आप एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं बाकी सभी सेल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला के लिए एरिया आता है, तो उस फॉर्मूला एरिया में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, प्लस सेमीकोलन अगर आप प्रेस करेंगे तो आप करंट टाइम जो है इंसर्ट कर सकते हैं सेल में। अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन खाली प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे करंट डेट जो है इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम में हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक जाना पड़ता है, इसलिए आप याद रखते हैं टाइम जब इंसर्ट करना है तो ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है, तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसका मतलब है यहाँ पे आपने कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबाना है, 3 चीज़ों को दबाना है। अगर खाली डेट चाहिए तो ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली कंट्रोल सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं सेल में। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो, ठीक है, ये दो कीज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आप एक्सेल की फॉर्मूला विंडो को ओपन करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला विंडो रहता है जहाँ पे आप फॉर्मूलाज वगैरह जो है जहाँ से आप फॉर्मूलाज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप उसमें मूव करेंगे अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सर्च बॉक्स लाएगा, वहाँ से आपको किसी भी चीज़ को जो है एक्सेल में सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 यानी कि न्यूमेरिक 2 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइम फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें आप जो है टाइम को जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं टाइम को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 करेंगे तो डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 करेंगे तो करेंसी को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 करेंगे तो परसेंटेज फॉर्मेट आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 जो है साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। देखें ये जो मैंने कीज़ रखी है ना, मैंने एक ऑर्डर में रखी है ताकि आपको ईजी हो जाए, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस तो आपके पास आ जाता है एक एंटायर कॉलम जो है, पूरा कॉलम जो है ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रहता है ना वर्कशीट इस तरह से, तो ये इसको हम कॉलम कहते हैं, इसको हम पूरा रो कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कीज़, कंट्रोल प्लस स्पेस एंटायर कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस एंटायर रो सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे यानी कि माइनस हमारे पास जो है उसको प्रेस करेंगे तो आप डिलीट करोगे सभी सिलेक्टेड कॉलम्स जो आपने सेलेक्ट करे हुए हैं, उनको आप सभी को डिलीट करेंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप पहले सेल पे पहुंच जाते हैं, A1 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, A1 इस तरह से एड्रेस रहता है हमारे हर एक सेल का। ठीक है, या A1 रह सकता है, या A2 रह सकता है, A3 रह सकता है। ये जो हमारा जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को A, और ये जो हमारा न्यूमेरिक नंबर रहता है ये रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक सेल का इसी तरह एड्रेस मिलता है। अगर आपके पास होगा B17 तो आप क्या समझेंगे, ये कौन से कॉलम में आता है, B कॉलम में आता है, और रो में किस में आता है, ये 17th रो में आता है। क्लियर, देखें इसी तरह अगर आप प्रेस करेंगे F4 को तो ये रिपीट करेगा लास्ट एक्शन जो हमने पुराना काम किया है हुआ है उसी को रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले जो है सम किया है, ये F4 प्रेस करेंगे तो दोबारा सम होगा। इसी तरह F9 को प्रेस करेंगे ये आपके वर्कबुक को मिनिमाइज करेगा। F10 को प्रेस करेंगे ये मैक्सिमाइज करेगा आपके वर्कबुक को एक्सक्यूज मी। आप F11 को प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट करेगा एक न्यू चार्ट। देखें अगर आपने चार्ट क्रिएट करना है, मैं अभी हम चार्ट्स की बात कर रहे थे, तो आप F11 को प्रेस कर लीजिए तो एक नया चार्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है आप कंट्रोल प्लस टिल्टेड सिंपल को प्रेस करेंगे तो ये आपके जो आपके पास एक्सेल फार्मूलाज रहती हैं, बहुत सारे फार्मूलाज, चाहे वो सम हो, काउंट हो, एवरेज हो, उनमें आपको स्विच कर देगा, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन किया है। लेकिन जिन पे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है उनको आपने नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रख लीजिएगा। जो भी हमारे पास कुछ और चीज़ें होंगे वो हम MCQ सीरीज़ में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, अपना ख्याल रखें।